हेलो माय डियर स्टूडेंट। पहले तो आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों को एक बात पता होना चाहिए कि बेटा शिक्षक हमारे जीवन में शिक्षक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और शिक्षक का हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। शिक्षक आपको वो रास्ता दिखाता है जिस रास्ते पर आपको सफलता मिलती है। वो अकेला एक दिए की तरह जलता हुआ रहता है, जलता रहता है, लेकिन आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा के ही मानता है। तो बेटा बहुत से बच्चे बार बार मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर आप एक बार आप खुद एनालाइज कर दीजिए कि कितने प्रश्न साइंस के सही हैं और कितने गलत हैं। तो आज मैं साइंस के सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूँ और इन सभी प्रश्नों को एक एक करके मैं आप लोगों को बिल्कुल सोल्व करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किसका क्या जवाब होना चाहिए। आप मैच कर लेना और आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर लेना और फिर देख लेना कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। ठीक है, तो चले बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर मैं लेकर के आया, बिल्कुल एज ए कटिंग करके लेके आ रहा हूँ ताकि बिल्कुल डिट्टो वही आपको एग्जाम में दिखाई दे। सबसे पहला क्वेश्चन ही आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो 51 नंबर का क्वेश्चन है। 50 नंबर 1 के क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ बताया गया बेटा, तो उसे ध्यान से आप देखो। सबसे पहले कहता है कि द streaming of the light beams coming from the sun through the trees is said to be the half have suggested that the light travels in the straight line। अच्छा, इतना पढ़ने से बढ़िया सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि मतलब इसका क्या है। आपने देखा कि जंगलों में या पौधों के आसपास में कभी आप बैठे हो तो पौधों के ऊपर जब सूरज की लाइट सीधी गिरती है तो लाइट बिल्कुल सीधी नहीं निकलती है, कुछ इस तरीके से फैल के निकल रही है, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। किस तरीके से निकल रही है, ये फैल के निकल रही है दोस्तों। तो इसके फैलने का कारण क्या है, तो इसके फैलने का कारण है लाइट का स्कैटर होना। लाइट का क्या होना दोस्तों, स्कैटर होना। एयर के पार्टिकल से, एयर के छोटे छोटे पार्टिकल से ये टकरा करके लाइट स्कैटर हो जाती है, इधर उधर बिखर जाती है। तो इसका आंसर है स्कैटरिंग। अब देखते हैं ऑप्शन को, द डस्ट पार्टिकल इन द एयर रिफ्लेक्ट लाइट इनटू द आवर। ये कहता है हमारे आंखों तक लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो गलत है। द डस्ट पार्टिकल इन द एयर स्कैटर लाइट इनटू आवर आइज, बिल्कुल सही भाई। यानी लाइट स्कैटर होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच रही है, तो इसका जवाब बी बिल्कुल सही है। डस्ट पार्टिकल इन द एयर रिफ्रैक्ट लाइट थ्रू आवर आइज, ये भी बिल्कुल गलत है। डस्ट पार्टिकल इन द एयर पोलराइज, भाई पोलराइजेशन तो यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ये जवाब बेटा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बच्चों के जैसा प्रश्न है। ये क्वेश्चन तो आप लोग बचपन से सीखते ही आ रहे हो कि इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि जब बादल बनते हैं और बादल बनने के बाद जब बिजली कड़कती है दोस्तों, आपने देखा होगा, तो बिजली के कड़कने की आवाज़, ये मान लो कि हमारा चुन्नू है और इस चुन्नू के कानों तक, और ये चुन्नू की आँख है और ये चुन्नू की कान है। तो आपको पता है कि इसकी बिजली की जो आवाज़ आएगी इसके कानों तक, यानी जो साउंड आएगी वो कुछ देर के बाद आएगी, लेकिन इस बिजली की जो चमक है उसकी आँखों तक पहले आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड जो है, लाइट की स्पीड जो है दोस्तों वो ज़्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, साउंड की स्पीड के रिस्पेक्ट में। इसलिए लाइट हमारी आंखों तक पहले पहुंच जाती है और सुनाई हमें कुछ देर के बाद देता है। तो प्रकाश की तुलना में ध्वनि की अधिक तीव्रता होती है, बिल्कुल गलत है भाई। ध्वनि की, प्रकाश की तुलना में ध्वनि की अधिक नहीं, गलत। ध्वनि की तुलना में प्रकाश अधिक तीव्र गति से चलता है, ये सही है। प्रकाश और ध्वनि दोनों एक समान चाल से चलते हैं, गलत है। तड़ित झंझा के दौरान तड़ित क्रोन की तीव्रता की अत्यंत उच्च, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन इसका बी विल बी द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही जवाब है कि प्रकाश की चाल ज़्यादा तेजी से चलती है एज कम्पेयर टू ध्वनि की तुलना में, इसलिए हमारे आंखों तक लाइट पहले आ जाता है और उसकी आवाज़ कुछ देर के बाद सुनाई देती है। अगला एक न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रिसिटी का। मैं बार बार कहता हूँ सही बच्चों को, न्यूमेरिकल एक जरूर आएगा, जरूर आएगा। ओम्स लॉ से एक न्यूमेरिकल आ गया। कैसा है, किसी विद्युत तापक हीटर के दोनों अत्यंत टर्मिनल के विभवांतर में 220 वोल्टेज और इससे गुजरने वाली धारा 0.5 एम्पियर, यदि दोनों टर्मिनल के पार विभवांतर को घटा करके 120 वोल्टेज कर दिया जाए तो बताओ इस समय गुजरने वाली धारा का मान क्या होगा। तो भाई पहले टर्मिनल का V आपको दिया गया है, 220 वोल्टेज दिया गया है, और पहले टर्मिनल पर जो करंट का मान दिया गया वो 0.5 एम्पियर दिया गया है। यहाँ से हम R निकालेंगे। अब आप लोगों को फार्मूला V इक्वल टू आई आर, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू आई आर से यहाँ पर जब मैं R की वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा V अपॉन में I। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 220 है और I की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5। इसको मैं हटा करके ऊपर एक जीरो लगा सकता हूँ और 5 से इसको काटूंगा तो 5 4 जा 20, 2 रिमेनिंग बचेगा, 5 4 जा 20 यानी 440 440 440
क्या हो चुका है बेटा, 440 ओम, 440 ओम इसका रेसिस्टेंस आ चुका है। अगले बार ये कहता है कि बताओ इसका आई क्या होगा, तो आई निकालने का फार्मूला वी अपॉन में आर, और इस बार वोल्टेज घटा करके 120 वोल्टेज कर दिया गया है, बट रेसिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, 140। अब 120 दूनी कितना होता है, तो भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 6, और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 22, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 3, और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 11। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.3 है, तो 11 दूनी 22 आएगा, और फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 22, और कितना बचेगा भाई 22 के बाद कितना बचेगा 8 यानी 80, तो 11 सत्तर 77, और 77 77 0.27 एम्पियर, यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो 53 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। किसी विद्युत इस्त्री का तापन अवयव सामान्यतः किससे बना होता है, तो बेटे आपने कुछ ऐसा स्प्रिंग में देखा होगा आपके घरों में, जो कुछ तारें ऐसी लगी होती है, ये तारें कहाँ लगी होती है, हीटर के अंदर लगी होती है, या किसके अंदर, ये प्रेस के अंदर, आयरन के अंदर या प्रेस के अंदर लगी होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो इन तारों के बनने का कारण है, ये एक प्रकार का एलॉय है, ये एक एलॉय से बनाया जाता है जिसका नाम है नाइक्रोम। इसका नाम क्या है, नाइक्रोम, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज, निकिल, क्रोमियम और मैग्नीज, इनसे मिलकर ये बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा भैया, ये तो बिल्कुल ही जबरदस्त, इस क्वेश्चनों को देख करके मैं भी दंग रह गया कि क्या ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मैं भी कुछ समय तक दंग रह गया, क्या ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, ये तो हलवे लेवल का प्रश्न। क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सीता 1.5 मीटर लंबी है, अब बताओ भाई सीता 1.5 मीटर लंबी, बताओ कितनी लंबी होगी भाई, वो 1.5 मीटर लंबी है, और अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दीवार पर लगे समतल दर्पण के सामने खड़ी है। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी, हम लोगों ने पढ़ा है किसी भी समतल दर्पण के अंदर अपनी पूरी इमेज देखने के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी ऊंचाई की आधी लंबाई के दर्पण के बराबर की आवश्यकता होगी। तो जितनी इसकी ऊंचाई है, दर्पण की लंबाई उसकी क्या होनी चाहिए बेटा, हाफ होनी चाहिए, यानी आधी होनी चाहिए। तो लंबाई कितनी है 1.5, तो 1.5 का आधा डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75 मीटर, ऑप्शन 0.75 मीटर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये देखो इतना जबरदस्त क्वेश्चन, बार बार ये जनरल, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूछा था गैल्वेनाइजेशन। जब भी गैल्वेनाइजेशन की बात की जाए, गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं जस्तीकरण। क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। और जस्तीकरण का मतलब होता है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस लोहे के ऊपर जस्ते की परत का चढ़ा देना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है सी, जिंक, इट मीन्स जस्ता। अगला है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में घटक के रूप में अधातु होती है। अधातु किस में होती है, तो सबसे पहले यदि हमने यहाँ पर देखा ब्रास, तो ब्रास के अंदर क्या होता है, कॉपर और कॉपर के साथ कॉपर और यानी ये कॉपर और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के अंदर क्या होगा, ये भी कॉपर का होता है, तो कॉपर और यहाँ टिन होता है, कॉपर और यहाँ पर क्या हो जाता है, टिन हो जाता है। और कॉपर के साथ दूसरा एक और है, यदि मैं देखूँ अमलगम, तो अमलगम क्या होता है बेटा, अमलगम के अंदर Hg होता है और प्लस में किसी न किसी प्रकार के मेटल का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद यदि मैं बात करूँ स्टील, तो स्टील में क्या होता है, आयरन, और आयरन के पास कार्बन, और कार्बन के साथ प्लस में और भी चीज़ मिलाया जाता है। कार्बन एक प्रकार की क्या अधातु है, कार्बन एक प्रकार की क्या बेटा अधातु है, इसलिए हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, स्टील। स्टील इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जिसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, एक अधातु का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, एक अधातु का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बकमिंस्टर फुलरेंज। बकमिंस्टर फुलरेंज कार्बन के 60 परमाणुओं को जोड़ करके बनाया गया है, और ये कार्बन का एक प्रकार का एलोट्रॉप्स है। किसका एलोट्रॉप्स है, कार्बन का एलोट्रॉप्स है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट और बिल्कुल सही जवाब होगा। ये ग्राफ का बनाया गया बेटा, ये ग्राफ बनाया गया किसके किसके बीच का ग्राफ बनाया गया है, तो एक ग्राफ बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा आ रही, किसी आयताकार अर्धचालक यानी ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। सेमीकंडक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक फॉरवर्ड वाइज और एक रिवर्स वाइज होता है, तो ये रिवर्स वाइज का इस तरह का होता है, फॉरवर्ड वाइज का पूरा इतना हो जाता है, फॉरवर्ड वाइज का पूरा क्या हो जाता है, ऐसे ही इधर हो जाता है। तो भाई इसका कौन सा सही जवाब है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है, सी विल बी द राइट आंसर, सेमीकंडक्टर का ये सही जवाब होगा। अगला एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये आ गया यहाँ पर भाई कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में
परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग होता है। तो याद रखना, ये हरे पत्ते जो होते हैं वो सूरज की ऊर्जा से, किसकी, सन की ऊर्जा से ये 1% ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। कितना, 1%। तो ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम यानी Fe2 फेरिक ऑक्साइड प्लस में एल्यूमिनियम का चूर्ण होता है जब रिएक्ट होता है, तो इसमें से याद रख लेना फेरस को एल्यूमिनियम उसकी जगह से हटा देता है और यहाँ पर जुड़ जाता है। तो सबसे पहले यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर कहता है इट इज एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल एक रिएक्टिव एलिमेंट जब नॉन रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है तो यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इट इज हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये तो बिल्कुल गलत है, इट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और वो भी कैसा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। अगला Fe2O3 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। इट इज रिजॉइनिंग द एप्लीकेशन ऑफ द जॉइंट टू रेलवे ट्रैक, बिल्कुल रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। तो पूछा इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें हमारा बी बिल्कुल गलत है, इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मैचिंग मैचिंग खेलना है बेटा यहाँ पर हमें कि जल का विद्युत अपघटन, कोयले का दहन, कॉपर सल्फेट विलयन में से निमज्जित होने की कील, और अब कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। तो कहाँ है विस्थापन अभिक्रिया, तो ये हमारा एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है। एल्युमिनियम सल्फेट और बेरियम के अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आप मैच कर सकते हो कि डी के साथ आपको क्या मैच करना है, 1, और सी के साथ मैच करना है 4। अब देखो डी के साथ 1 ये बिल्कुल सही, लेकिन सी के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब डी के साथ 1 यहाँ है और ये 4 ये है, हमारा सी सही है। आगे मुझे देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ी। अगला है 63, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, हमें पता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एक नया सब्सटेंस का निर्माण होता है, और जब भी किसी भी चीज़ की बर्निंग होती है, जब भी किसी चीज़ को बर्न किया जाता है, तो किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की। तो हमेशा कोई नया सब्सटेंस बनेगा। एवोपरेशन ऑफ पेट्रोल, कहता है कि पेट्रोल का वाष्पीकरण होना, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, पेट्रोल ही है। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी सॉल्ट को वाटर में मिला देने से कोई नया चीज़ बन गया, थोड़ी ना है वो, उसमें तो सॉल्ट वाटर दोनों पार्टिकल मौजूद हैं। स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर ऑफ द गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर के अंदर प्रेशर से किसी गैस को बढ़ देने से क्या कोई नई चीज़ आ जाती, बिल्कुल गलत। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये बिल्कुल सही है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तब नया कंपाउंड बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक नया केमिकल बन चुका है। तो ये सारे हमारे गलत हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ केमिकल प्रोसेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये सारे के सारे हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, बट ये रिएक्ट नहीं करेगा जो है हमारे पास आयरन। आयरन फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, आयरन स्टीम के साथ, भाप के साथ रिएक्ट करता है। अगला इनकी स्टेट बताना है, तो बेटा HGO जो है ये सॉलिड स्टेट में होता है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, और O2 रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में होता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ जाओ। द टू इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द हायर ऑर्गेनाइज ऑर्गेनिज्म दैट द क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ऑफ स्प्रिंग आर। जब भी ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो मिटोसिस मियोसिस का आपने नाम सुना हुआ, तो यहाँ पर हमारा मियोसिस आएगा, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के कारण से होता है। अगला, यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू द प्रोकैरियोटिक सेल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल। देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो स्टार्टिंग सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो डेवलप सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सारे पार्ट डेवलप नहीं होते हैं, कुछ सेल्स के पार्ट होते हैं और कुछ नहीं होते, और वो भी इधर उधर होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के सारे पार्ट बिल्कुल डेवलप होते हैं। तो सेल वॉल दोनों के अंदर पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड दोनों में पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो केवल और केवल किसके अंदर पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। केवल और केवल किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, केवल और केवल माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला, बैक्टीरियम स्पेक्ट्रोकोकस म्यूटेंस द्वारा दांत क्षय का एक महत्वपूर्ण कारण अपंक परत उत्पन्न करने के जरिए दांत की सतह पर चिपक जाने से इनकी क्षमता होती है, इससे अपंक परत उत्पन्न होता है। ये कहता है कि दांतों पर किस चीज़ को खाने से हमारे दांतों, देखो भाई, इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि भाई मीठा कम खाओ, मीठा कम खाओ। और जो बच्चे होते हैं
जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को बोला जाता है कि बच्चों आप चॉकलेट कम खाओ। चॉकलेट क्यों कम खाने के लिए बोलते हैं? क्योंकि चॉकलेट के अंदर शुगर पाया जाता है, चॉकलेट के अंदर चीनी पाई जाती है, और ये चीनी जो होता है वो हमारे दांतों से चिपक जाता है, जिसके कारण दांतों पर एक लेयर बना लेता है और ये आपके दांतों को सड़ाने और गलाने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है बेटा क्या? शर्करा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत वायु में दाब को मापने की, सेंटीमीटर तो बिल्कुल गलत है, मिलीबार, मिलीलीटर, मिलीग्राम, तो मिलीलीटर बिल्कुल गलत है, मिलीग्राम बिल्कुल गलत है, मिलीबार बिल्कुल सही जवाब है। मिलीबार, मिलीबार ये एयर के प्रेशर को मापने की इकाई, बार इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस स्तर में मौसम की घटनाएं होती है? तो भैया वायुमंडल की जो सबसे पहली लेयर होती है जो 12 किलोमीटर तक है, जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, जिसे हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। इस क्षोभ मंडल के अंदर सारी मौसमी घटनाएं घटती है बेटा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर है क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कि राम अपनी कार से पथमापी, यानी ये स्पीडोमीटर है, स्पीडोमीटर के अंदर एक कांटा लगा होता है, ये कांटा उसकी स्पीड बताता है और यहाँ एक मीटर लगा होता है। पहले जब ये चला था तो उसके ऊपर 2000 किलोमीटर की दूरी लिखी थी, और बाद में जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा तो उसने देखा उसके अंदर 2400 किलोमीटर की दूरी चल गई। कितने घंटे में चल के आया है? वो 8 घंटे में चल के आया है। तो यहाँ से वो पूछ रहा है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, तो उसकी एवरेज स्पीड जब निकालोगे आप तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 24 माइनस का 2, 400, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 8, 8 पंजे कितना हो गया? 40, तो 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सॉरी, 8 पंजे 40, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी ए बिल्कुल सही जवाब है। अगले, सुश्री रानी अपने एसी जनरेटर को वो डीसी जनरेटर में बदलने का निर्णय लेती, उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करने की आवश्यकता होगी? सर्पी वलय ब्रूस, एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, एक आयताकार लूप, यानी एक विभक्त वलय प्रकार का क्रम विनिमय कम्यूटेटर की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 85, रमेश 2 मीटर दूरी रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, कितनी क्षमता के लेंस की आवश्यकता होगी? तो बेटा लेंस की, रमेश की आंखों की देखने की जो फोकस दूरी है वो कितनी है? 2 मीटर, 2 मीटर। अब जब यहाँ से पावर निकालेंगे तो पावर का फार्मूला होता है 1/f, यानी 1/2, और जब आप 2 से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 डायोप्टर। लेकिन एक बात बताओ कि रमेश दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। कहाँ की चीज़ों को? दूर की, और दूर की चीज़ों को नहीं देखता है तो उसे मायोपिया है। उसे क्या है? मायोपिया। और मायोपिया में कौन सा यूज़ करते हैं? कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस की जो पावर होती है वो किस में होती है? नेगेटिव में होती है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव -1 0.5 डायोप्टर होगा। आगे बढ़ो, किसी तार के विद्युत प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में। तो देखो बेटा ये रेसिस्टेंस है = रो L अपॉन में A। पहला, दोनों परिमाण तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है। बेटा तार के अनुप्रस्थ के काट के क्षेत्रफल से रो का कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल गलत। दोनों तापमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तापमान कम ज़्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी कम ज़्यादा हो जाएगी, ये बिल्कुल सही है। तार का प्रतिरोध तार के प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपात है, बिल्कुल सही है। प्रतिरोध है प्रतिरोधकता के अनुक्रमानुपाती है। तार का प्रतिरोधकता तार की लंबाई के, अब तार का जो प्रतिरोधकता है वो तार की लंबाई के वही क्रमानुपाती है, लेकिन ये कहता है अनुक्रमानुपाती, तो ये बिल्कुल गलत है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल उचित आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी द्रव को एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति द्रव के उबलने के संगत होगी? द्रव के उबलने के, अब यदि कोई भी लिक्विड यदि बॉयल हो रहा है, यदि कोई भी लिक्विड क्या हो रहा है? बॉयल हो रहा है, तो बॉयल होने के लिए क्या होना चाहिए? जो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होना चाहिए। जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब से कम हो जाता है, जब वायुमंडलीय दाब वाष्प दाब से उच्च हो जाता है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब, याद रखना, जब वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तब पानी बॉयल होना चालू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो बेटा ये तो कार्बनिक यौगिक है, यूरिया भी कार्बनिक यौगिक है, NH2, CO, NH2
ये भी है कार्बनिक यौगिक। और शर्करा, शर्करा शुगर केन C6H12O6 ये भी कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। इसलिए हमारा ऑप्शन सही है अमोनियम साइनाइड, ऑप्शन सही है अमोनियम साइनाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज बाई द गोल्ड इंस्टीट्यूट फॉर द क्लीनिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। अब याद रखना गोल्ड एंड सिल्वर जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट नहीं करते, नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसी कारण से इसका प्रयोग किया जाता है उनको क्लीन करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल अब आपको पता है C2H5OH इथेनॉल, इसके अंदर एक प्रकार का एल्कोहल है और ये एक प्रकार का एसिडिक नेचर होता है। हमें पता है इसका पीएच मान 2.2 से लेकर के 2.4 के सॉरी इसका पीएच मान 2.4 से लेकर के इसका पीएच मान 2.4 से लेकर के 3.4 के बीच में होता है। ये एसिडिक है और यदि एसिडिक है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को कौन से में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कर देगा। तो लिटमस एथेनॉल के प्रति उदासीन होता है, बिल्कुल गलत। एथेनॉल नीले लिटमस को लाल में बदल देगा जो एथेनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। एथेनॉल लाल लिटमस को, तो एथेनॉल तो लाल लिटमस को बदलेगा नहीं। एथेनॉल विरंजक क्रिया के द्वारा लिटमस का विरंजित करता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जंगरोधी इस्पात का आवश्यक घटक नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जिसका यूज नहीं किया जाता। तो लोहा तो वही लोहे को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में लोहे को तो मिलाया जाता है, निकल को ही मिलाया जाता है, क्रोमियम को ही मिलाया जाता है, टीन को बिल्कुल अल्प मात्रा में मिलाया जाता है, ना भी मिलाओ तो काम चल जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, इट मीन्स टिन। अगला क्वेश्चन है, सूची को देखो और यहाँ मैच करना है बेटा, मैचिंग करना है। एसीटोन और जल का उसके मिश्रण से पृथक्करण, एसीटोन और जल को यदि हम उससे अलग करेंगे तो किस प्रोसेस के माध्यम से अलग करेंगे, तो वो देख लेते हैं। इसका प्रोसेस आसवन होगा, इसका कौन सा होगा, आसवन। तो इसको हमें किससे मिलाना पड़ेगा, 3 से। जल और केरोसिन तेल को उसके मिश्रण से, जल और केरोसिन तेल, अब आपको पता है केरोसिन तेल की डेंसिटी कम और जल की डेंसिटी ज़्यादा, तो इसको पृथक्करण करने के लिए हमें फनल की आवश्यकता होगी। अगला है, दूध से क्रीम को निकालने के लिए अपकेंद्रण विधि और पिगमेंट को कलर करने के लिए वर्ण लेखन यानी फोटोग्राफी। तो याद रखना ए के साथ क्या आएगा बेटा, ए के साथ क्या आएगा, ए के साथ आएगा 3, बी के साथ क्या आएगा, बी के साथ आएगा 4, सी के साथ क्या आएगा, सी के साथ आएगा 3 और डी सॉरी सी के साथ क्या आएगा, सी 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 के साथ 2 आएगा और इसके साथ क्या आएगा बेटा 1। 3 4 2 1 कहाँ है, 3 4 2 1, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। अब आपको पता है जब CO2 और जब वाटर, जब सन की लाइट की उपस्थिति में, किसकी, सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्ट होते हैं, तब ये C6H12O6 यानी पौधों के लिए ग्लूकोज और प्लस में ये H2O और प्लस में ये O2 रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, O2। तो बताओ इस रिएक्शन के लिए हमें CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए, O2 नहीं चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में कहता है पानी में लोहे की कील को डूब जाती है लेकिन लोहे का जहाज तैरता है, इस संबंध में क्या बताओगे। तो याद रखना, पहला, जहाज का औसत घनत्व पानी के औसतन घनत्व से अधिक है। देखो यदि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो डूब जाएगा, वो पानी में सिंक करेगा, डूब जाएगा। और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो पानी में फ्लोट करेगा, वो पानी में तैर जाएगा, वो पानी में तैर जाएगा। तो कहता है जहाज का औसतन घनत्व तो पानी के औसतन घनत्व से अधिक है। नहीं बेटा, जहाज का औसतन घनत्व तो पानी के औसतन घनत्व से कम है, इसीलिए तो वो तैरता है। तो बिल्कुल गलत है। लोहे की कील का औसतन घनत्व पानी के औसतन घनत्व से अधिक है,
बिल्कुल सही, लोहे की कील का औसतन घनत्व तो पानी के घनत्व से औसतन अधिक है, इसलिए वो पानी में डूब जाता है। ये बिल्कुल सही है। जहाज का औसतन घनत्व तो पानी के औसतन घनत्व से कम है, जहाज का घनत्व तो कम है पानी के घनत्व से, इसलिए वो तैर रहा है। जहाज का औसतन घनत्व पानी के औसतन घनत्व के बराबर, बिल्कुल गलत है। तो इसका 2 और 3 हमारा सही जवाब है। 2 और 3 का है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते एक न्यूमेरिकल आ चुका, बिल्कुल सिंपल सा इजीली बच्चों वाला न्यूमेरिकल है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भाई यूपीएससी, इसकी उम्मीद नहीं थी हमें। तो देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से बताओ कि सबसे कम प्रतिरोध कहाँ होगा। तो जब इन तीनों को आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 1/3 1/3 1/3, यानी 1/3 1/3, इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 ओम आएगा। इसका करोगे 1/3 1/3, आंसर आ जाएगा 2/3। ऊपर करोगे तो ये हो जाएगा 3/2, और 3/2 का आंसर आएगा 1.5 ओम। इसका जब करोगे तो 1 और 1 टोटल कितना आ जाएगा, 2 ओम सीरीज में, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 ओम। अब एक बात मुझे बताओ कि ये पूछ रहा है कि सबसे कम सबसे न्यूनतम, तो सबसे न्यूनतम कितना है, सबसे न्यूनतम इसी में है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और सबसे न्यूनतम कितना है, तो इसी के अंदर है जिसके अंदर 1 ओम होगा, जो सबसे न्यूनतम वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल दिया गया बेटा, एक क्वेश्चन दिया गया y इज इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी का स्क्वायर, और क्वेश्चन कहता है कि m द्रव्यमान का एक मास से एक कण की गति को संबंध में y इज इक्वल टू यू टू माइनस में हाफ जी टी के स्क्वायर द्वारा वर्णित किया जाता है, जहाँ u कण का प्रारंभिक वेग है। u जो है वो कण का कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है, और कण पर कार्यशील बल क्या होगा। u जो है वो प्रारंभिक वेग है, ये कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है। कण का कार्यशील बल, यानी हमें कण पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, और बल का फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब चलिए देखते हैं इस F इज इक्वल टू एम ए को सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, ये हमारे पास y इज इक्वल टू यू टी माइनस का ये फार्मूला हो गया हाफ जी टी का स्क्वायर। अब यदि मैं इसका डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ डी वाई अपॉन में डी टी के रिस्पेक्ट में, तो ये यू टी बन जाएगा u, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 2gt अपॉन में 2। इससे अब ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया ना। अच्छा, यहाँ पर 2gt, हाँ जी हो गया। अब यदि मैं इसका एक बार और करता हूँ, तो आपको पता है कि डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और अब ये हमारे पास क्या बन चुका है, अब ये हमारे पास वेलोसिटी बन चुकी है। और अब हमारे पास जब डबल बार में डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा तो एक्सीलरेशन बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, u तो हो जाएगा 0, और माइनस का t की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी g, यानी एक्सीलरेशन हमारा किसके बराबर हो सकता है, माइनस g के बराबर हो चुका है। तो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा m इंटू में a की जगह पे माइनस जी, तो F इज इक्वल टू माइनस जी हमारा बन चुका है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, F इज इक्वल टू माइनस जी। नेक्स्ट अगला बिल्कुल सिंपल सा, इतना आसान सा क्वेश्चन है भाई, प्रेशर से रिलेटेड। कहता है लकड़ी के एक ब्लॉक 40-20 सेंटीमीटर इतनी सेंटीमीटर को किसी मेज के ऊपर 3 भिन्न स्थितियों पर रखा जाता है, जिसके आपको बताना है। तो भाई प्रेशर आपको निकालना है कि पहले के लिए ए का प्रेशर देखो 20 गुने में 10, तो 20 दम कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। बी के लिए यदि मैं देखूं तो 10 गुने में 40, 40 दम कितना हो जाएगा 400। सी के लिए यदि मैं निकालूं तो सी का कितना हो जाएगा 40 गुने में 20, 4 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी 800। अब एक बात बताओ, ये एरिया है, ये क्या है इसका, इन सभी का एरिया है। अब हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो जिसका एरिया सबसे कम है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। द प्रेशर ऑफ ए इज़ मोर देन द प्रेशर ऑफ बी एंड द प्रेशर ऑफ सी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग द कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किसका यूज किया जा सकता है। तो कार्बन का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में सिल्वर, गोल्ड सभी का कर सकते हैं, इसका तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसके होने की पॉसिबिलिटी है वो है हमारा जिंक, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिंक। आगे है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, कोलाइडल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा सही नहीं है। पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सही है बिल्कुल। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस इन नेचर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हीट्रोजीनियस।
हेट्रोजीनियस। दे शो टिंडल इफेक्ट, बिल्कुल सही। दे डू नॉट सेटल डाउन, दे केप्ट अनडिस्टर्ब, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। केरोसिन और पेट्रोल के मिश्रण को किसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से पृथक किया जा सकता है? अब बताओ, केरोसिन और पेट्रोल है। अब केरोसिन और पेट्रोल इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक दूसरे से कुछ डिफरेंस है। केरोसिन और प्लस में पेट्रोल, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस का कम से कम अंतर हो, कम से कम यदि अंतर हुआ तो फिर यहाँ एक प्रोसेस लगेगा जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। प्रभाजी आसवन, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ये देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन, इजी सा, लेकिन मैक्सिमम बच्चे इसका क्वेश्चन गलत करके आए। क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? देखो क्वेश्चन कहता है कि बताओ डाल्टन के अकॉर्डिंग फास्फोरस का प्रतीक क्या है? तो सभी बच्चों ने इसका जवाब ये लगा कर किया है, बट ये जवाब बिल्कुल निहायती गलत है, क्योंकि फास्फोरस का जो सिंबल बनाया था डाल्टन के अकॉर्डिंग, वो सिंबल ये था दोस्तों, ना कि वो था। तो हमारा राइट आंसर ये है, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। ये प्लेटिना, ये प्लेटिनम, ये प्लेटिनम का सिंबल बनाया गया, प्लेटिना यानी प्लेटिनम का। अगला क्वेश्चन नंबर 117, कार्बन से संबंधित कुछ बातें बताई गई है कि कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, कार्बन फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड मेनी थिंग्स बी यूज, बिल्कुल सही, कार्बन हर जगह मिलेगा। कार्बन शो द टेट्रावेलेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन, बिल्कुल सही है। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड विद द इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट, बिल्कुल सही। कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स कंटेनिंग ट्रिपल एंड टेट्रा बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके बीच में कभी भी टेट्रा बॉन्ड तो बनता ही नहीं है। तो 1, 2, 3 हमारे बिल्कुल सही जवाब है, इसलिए 3 जो सी जो है वो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 131, एक ग्राफ कहता है, ये कहता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन लास्ट में ये कहता है कि इनमें से कोई भी चीज़ शून्योत्तर नहीं है, ना तो v0 है, ना ही a0 है, और ना ही t0 है। इनमें से कोई भी चीज़ और ना ही u0 है, कोई भी चीज़ जीरो नहीं है। अब जब कोई भी चीज़ जीरो नहीं है तो जीरो से तो कोई भी चीज़ स्टार्ट नहीं होगी, यानी कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, नॉट स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, ये साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। वायु में संचरित होने वाली ध्वनि तरंगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो बिल्कुल गलत है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसकी प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, बिल्कुल सही। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, बिल्कुल सही, और इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये बिल्कुल गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, निहायत ही गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा मेरे दोस्त? इसका राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल आ चुका है, 100 ग्राम का एक गोला, एक भाई गोला है जो 100 ग्राम का है। कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का है। 100 ग्राम का गोला 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, ये 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है और 50 ग्राम के दूसरे गोले से टकरा जाता है। और यहाँ पर हमारे पास एक 50 ग्राम का दूसरा गोला है और 50 ग्राम के दूसरे गोले से टक्कर मार देता है। क्या मार देता है? टक्कर मार देता है। तो यदि दूसरा गोला टकराने से पहले स्थिर था, ये वाला जो गोला था वो टकराने से पहले कैसा था? स्थिर था। तो पहला गोला टकराने के तुरंत बाद स्थिर हो जाता है। तो इस टकराव को प्रत्यास्थ मानते हुए दूसरे गोले की चाल, मतलब जैसे ये गोला पहले, ये वाला गोला जो था वो विराम अवस्था में था, लेकिन जैसे ये टकराया तो टकराने के बाद अब ये कौन सी अवस्था में आ गया? विराम अवस्था में आ गया। मतलब इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी इसने गेन कर ली होगी और ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आप देख सकते हो, मोमेंटम इज कंजर्व। तो आप कह सकते हो कि इसका 100 इंटू में इसका 20 और इसका 50 इंटू में इसका 20, जो भी होगा भी। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये लो कैंसिल, और 5 से करेंगे तो 5 चौके 20, यानी 10 चौके 40 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी, जो ऑप्शन डी में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश से परिघटना
यह प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग के होने की पॉसिबिलिटी जो बताती है वो है पोलराइजेशन। वो क्या है? ध्रुवण पोलराइजेशन। अगला बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसकी चुंबक द्वारा निम्नलिखित में से आवश्यक सामग्री आकृष्ट की जा सकती है, मतलब आकर्षित कर सकता है। तो आप लोगों ने एल्निको का नाम सुना होगा। किसका? एल्निको। एल्निको से क्या बनाया जाता है? चुंबक। ये जो होता है वो अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। तो देखो प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं होगा, कार्बन बिल्कुल नहीं होगा, एल्युमिनियम होगा, और जंगरोधी इस्पात। इस्पात का मतलब स्टील, तो स्टील भी होगा क्योंकि इसमें भी लोहा मिला होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया किस चुंबक द्वारा निम्न में कितनी सामग्रियां, ये नहीं पूछा कौन सी सामग्री, कितनी। तो कितनी है? तो एक और एक दो, तो इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी। इसमें ये नहीं पूछा कि कौन सी, इसमें पूछा कितनी। तो इसमें दो सामग्रियां जो है इस रूल को फॉलो कर रही है। तो यहीं से हमारा ये सेशन हो जाता है दी एंड। ठीक है, ये सेशन हो जाता है हमारा दी एंड दोस्तों। और आप अभी जा कर के इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे और आप साइंस के अपने नंबरों को मैच कर लो कि कितने आपके क्वेश्चन सही है और कितने आपके क्वेश्चन गलत हैं। तो ऐसी क्लास को लेने के लिए आप सभी बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।